हाँ तो बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तीनों ही बातों को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो फिर उसके साथ तीन क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो एसोसिएटेड होंगी, जिनसे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या फिर आप आगे उनसे रिलेटेड को पढ़। जो तीन बेसिक बातें हैं उसमें सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दरअसल बराबर होता है जो कि सर्कुलर पर चलने वाला कोई पार्टिकल स्वीप करता है। कोई पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है वो जितना करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ से P2 तक पार्टिकल एक एंगल स्वीप करके जाता है। इसने डिस्कवर किया, आई मीन जो लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इसने स्वीप किया होगा, इस लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस। इसकी जो यूनिट होगी वो मैंने आपको बोला था रेडियन होती है। इसकी जो यूनिट होती है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियन। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा है तो फिर ये वेक्टर है, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो फिर ये एक वेक्टर है अपॉन आर। आर वेक्टर जो होगा इसे बोलेंगे रेडियस वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस आएगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस आएगा। इसको हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने आपसे बोला था कि ds इक्वल टू जो होगा ये होगा डी थीटा क्रॉस आर। बिल्कुल सही बात है, ऐसे मिलेगा। फिर आपको बताया था मैंने एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। जैसे ये तो स्पीड हो गई, ये तो एंगुलर स्पीड हो गई, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। अगर मान लो आपसे बोलता है कि आपके एंगुलर स्पीड को आपको आरपीएम में लेना है, तो आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए आपको करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पाई बाई 30 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ सेम नहीं होगा। तुम कल शायद क्लास में नहीं थे ना आयुष, आयुष चांदुरकर। हाँ, तुम्हारा कल का क्लास मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं आज रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं देखता हूँ कौन बच्चा प्रेजेंट है कौन नहीं है, मैं देखता हूँ उस चीज को, पता है मेरे को। रशीश भी नहीं दिखा था मुझे कल। तो देखिए ऐसा है कि रिकॉर्डिंग में आज डाल दूंगा, एक्चुअली कल बहुत सारी रिकॉर्डिंग। हाँ भैया, मैंने तुम्हारे टाइप करने से पहले ही बता दिया कि तुम एब्सेंट थे प्रशीष। तुम्हारा मैसेज अब आया है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ऐसा है भैया, कल रिकॉर्डिंग लेकर के गया हूँ मैं, लेकिन वो टोटल 8-10 GB की हो गई है। तो एक एक करके डालूंगा आज, तो आप पढ़ लेना। उसको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। तो ये मैंने आपको बताया कि सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। फिर आपको एक बताया था एक्सेलरेशन। मैंने आपसे कहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। इसे आप लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर आप इसे लिख सकते हो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। होता तो ये वेक्टर ही है, आप चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तो चलता है। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, तो बच्चे एब्सेंट थे, कि अगर जो रेक्टिलिनियर मोशन के फॉर्मूलाज हैं उनमें थोड़े से चेंजेस कर दें तो वो सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होने लगते हैं। कैसे? अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से शो करते हैं। ठीक है ना। आप सर्कुलर मोशन में क्या करोगे कि एस की जगह पर थीटा ले लोगे।
ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या करोगे, एस की जगह पे थीटा ले लोगे, मतलब कितना एंगल जो है वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलते हुए घूम रहा है उसे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप जो वेलोसिटी होती है इसकी जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लोगे, जो वेलोसिटी होती है इसकी जगह पर अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लोगे, तो जो स्ट्रेट लाइन चलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के रूल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी के रूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, लीनियर मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, उसकी जगह पर आप अगर अल्फा ले लोगे तो फिर वो एंगुलर एक्सेलरेशन के रूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? ऐसे थोड़ा छोटा सा आइडिया ले सकते हो, ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ पाओगे वीडियो देख के। फिर भी नहीं समझेगा तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बात मैंने आपसे बोली थी, जैसे कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी घट रही हो तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से घूम रहा हो कि उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो फिर वो एंगुलर एक्सेलरेशन से फोर्स्ड है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्टेड है। उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड घटती जा रही हो, जैसे ये देखिए ये घटती जा रही है, एंगुलर स्पीड घटती जा रही है। तो इसका मतलब है इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और इसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिसेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के केस में जो डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। ये तो कॉमन सेंस है। बस जहां पे लीनियर वर्ड लगाते थे वहां पर अपने को क्या करना है, अब एंगुलर वर्ड लगाना है। और जो सिंबल्स है उनको थोड़ा सा इस तरीके से बदल देना है, जहां पर एस है वहां पे थीटा, जहां वी है वहां ओमेगा, और जहां पर ए है वहां पे अल्फा। कुछ कुछ आइडिया आ रहा है तुम दोनों को, आयुष और प्रशीष? हाँ ठीक है। तो देखो मैं ना अब तुम्हें थोड़ा इसके आगे लेकर के चल रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल घबराओ नहीं, पर कोशिश करो कि क्लासेस हो। क्लास मिस हो जाती है कई बार, ऐसे टेक्निकल रीजंस होते हैं या फिर हेल्थ रीजंस होते हैं या सोशल रीजंस होते हैं कि हम लोग को क्लास मिस करनी पड़ती है, पर मैक्सिमम कोशिश करें कि क्लास मिस ना हो। पर टॉप प्रायोरिटी पर रखो इसको। अब देखो मैं ना आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस बता रहा हूँ सर्कुलर मोशन की, तो आप हेडिंग डालो यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। आपको याद होगा मैंने आपसे एक बार बोला था कि कोई पार्टिकल अगर, इसे कॉपी मत करना जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इसे कॉपी नहीं करना आप। कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से एक्सेलरेट होकर के स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है ये बी है, पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड है, पॉइंट बी पर इसकी जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है ये वी मीटर पर सेकंड है। पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट हो रहा है, और मान लीजिए ए से बी तक जाने में जो इसे टाइम लगा है, ये टाइम लगा है टी, ये टाइम क्या लगा है, टी लगा है। और जो डिस्प्लेसमेंट इसने ए से लेकर के बी तक कर दिया है, जो डिस्प्लेसमेंट इसने ए से बी तक किया है, ये डिस्प्लेसमेंट इसने कर दिया एस। तो देखिए ये पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। पार्टिकल किससे चल रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन का क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा। टाइम का फंक्शन या पोजीशन का फंक्शन नहीं है, लाइक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स नॉट लाइक ए इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, क्योंकि इसमें टी आ जाएगा तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो जाएगा। या जैसे एक्सेलरेशन इज अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये एक्स जब बदलेगा तो फिर एक्सेलरेशन बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, -4 है, -10 है। आप समझ रहे हो ना, एक फिक्स वैल्यू है।
अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर इस पार्टिकल की काइनेमेटिकल इक्वेशंस को हम 4 इक्वेशन से शो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो वो 4 इक्वेशन कौन सी हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट याद करो, sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n-1। याद आ रहा है? ये आपकी 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। एक और बताई थी मैंने आपको कि एवरेज वेलोसिटी इस केस में u प्लस वी अपॉन टू होती है। आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि एवरेज वेलोसिटी होती है वो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो u प्लस वी अपॉन टू होती है। ये एक ऐसे पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये याद है आपको? कुछ वैसा ही यहां पर अभी होने वाला है। ठीक है, देखो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। यू एवरेज वी एवरेज इंटू टी, सही है बिल्कुल। u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, एक ऐसे पार्टिकल को इमेजिन करने जा रहा हूँ जो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर, इसका रेडियस क्या है इससे मतलब नहीं हमको, बस सर्कुलर पाथ पर ऐसा मान लेते हैं, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू करता है, और जब ये चलना शुरू करता है यहाँ पर तो टाइम हो रहा होता है 0 सेकेंड। स्टॉप वॉच को आपने 0 सेकेंड पे रखा है। कोई भी इवेंट शुरू होता है, कोई भी रेस शुरू होती है तो 0 से ही स्टार्ट होती है ना। और इस पॉइंट पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड है। क्या मान लेता हूं? ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड है। अभी क्या है कि ये घूम के मान लो पर पहुंच जाता है इस तरीके से, और पॉइंट बी पर भी आता है तो टाइम जो होता है स्टॉप वॉच में टी सेकेंड्स हो जाता है। और जो इसकी यहाँ इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी है वो, समझ में आया? पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, और जो इंस्टैंटेनियस मतलब टी टाइम के बाद एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड है। अभी क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो पार्टिकल जो है ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा बोल देता हूँ। इसको मैंने क्या बोला है? थीटा। तो अब तक जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया वो थीटा लिया है। तुम देख ही रहे हो कि पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले अलग थी ओमेगा नॉट, और अभी इसका सिंबल मैंने बदल दिया, ओमेगा कर दिया है। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है ना। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं एक ऐसे पार्टिकल को इमेजिन कर रहा हूं जो कि एक सर्कुलर पाथ पर ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और टी टाइम के बाद उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है थीटा रेडियन, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा रेडियन पर सेकंड। समझ में आ गई बात? ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी है, इसे लिख के बताने की तो जरूरत नहीं है ना। तुमको समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? ठीक है। अभी क्या है कि आप ये जो 4 इक्वेशंस देख रहे हो इनको हमने डेराइव किया था, आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड से किया था, मेरे को याद है। ग्राफिकल मेथड से अपन ने किया था, और मैंने वहां पर आपको सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाया था। मैंने आपसे बोला था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, और वहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस एटी। उसके बाद उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया जो बनाना था वो ट्रेपेजियम का बना था, और उसमें v की जगह पर अपन ने u प्लस एटी डाल करके s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बना दिया था। फिर तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस के लिए मैंने पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली थी, और दूसरी इक्वेशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह पे डाल दी थी। तो वहां पर आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस मिल गया था। मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको ये पहली 3 इक्वेशंस जो हैं ये डराइव करके बताई थी। आया समझ में?
एक और मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मींस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड। समझ में आया? वो मैंने उस वक्त नहीं बताया था। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तन्वी वाघमारे। तन्वी भोले। तो इतनी भोली क्यों हो तुम? थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठो ना, थोड़ी देर में सो ही जाओगी फिर, ऐसा लग रहा है। तो मैंने उस वक्त जो है कैलकुलस मेथड इसलिए नहीं बताया था आपको, क्योंकि आप उस वक्त बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज पर थे, बिल्कुल ही इन्फेंट थे 11th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो हम वर्कआउट नहीं करवा सकते थे, है ना? लेकिन अब आप इतने थोड़े मेच्योर हो गए हो कि चीजें बर्दाश्त कर सकते हो। तो वहां जो इन इक्वेशंस का डेरिवेशन मुझे कैलकुलस मेथड से करवाना था, वो मैंने नहीं कराया, बट आज करवाने जा रहा हूँ। लेकिन इनका नहीं, इसका। ऐसे ही आपको इसका अपने आप से करके देखना है, कैसे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है? इसको मैं मिटा दूं? ठीक है। अब देखो, मैं के इस सर्कुलर पाथ पर चलते हुए किसी भी डेटा को निकाल लेने के लिए 3 इक्वेशन डराइव करने जा रहा हूं। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या था या एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, अगर मुझे ये पता चल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दे दिया कितना है और ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये मस्ट है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है? तो उस केस में मैं इसके सर्कुलर पाथ पर किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी एवरेज वेलोसिटी वगैरह 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 सब बता सकता हूँ। ठीक है? मतलब इसकी स्टडी करने के लिए जो 3 इक्वेशन सबसे ज्यादा एसेंशियल हैं, जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है, उनको डराइव कैसे करेंगे वो सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है? समझ में आया? पक्की बात? अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि पार्टिकल ए से चल के बी तक पहुंचा है, तो कहानी अभी ए से बी के बीच की है। ठीक है? अगर मैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला लिखूं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अरे यही होता है ना? इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसे मैं लिखूंगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है? अच्छा, अब एक काम करने जा रहा हूं, इस डी टी को इधर क्रॉस में, तो यहां मिलेगा मुझे डी ओ ये समझ में आया? यहाँ पर डी ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा? अल्फा इंटू डी टी। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। ये जो अल्फा है कांस्टेंट है, तो कोफिशिएंट होगा। और अगर कोफिशिएंट है, छोड़ दो अभी उसको, छोड़ दो। कौन सा तुम 1 करोड़ के चेक पे साइन करने जा रही हो? छोड़ दो ना उसको भी, इस तरह ध्यान दो। डी ओमेगा, अभी तुम गायब तो हो नहीं जाओगी, इसका मतलब ये है कि साइन बाद में भी कर सकती हो, इसलिए ध्यान दो। डी ओमेगा इक्वल टू होगा अल्फा इंटू डी टी। समझ गए ना? ये अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। कॉफिशिएंट्स को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में छिड़ते ही नहीं अपन, बाहर ही रखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं और इधर इधर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कोई बहुत भयानक चीज नहीं है। अपन एक बात जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो ये सी लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? वो गायब हो जाता है। तो इस डी ओमेगा की कहानी इस पॉइंट ए से शुरू हो रही है। यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा नॉट। और इस पॉइंट तक कहानी पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, टाइम जब स्टॉपवॉच पे देखा था शुरू में तो 0 सेकंड था, और अब पॉइंट पर आपका पार्टिकल आ गया तो टाइम जो हो गया वो टी हो गया है। तो उधर हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक। सही है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है कि इनडेफिनेट हो रहा है? डेफिनेट हो रहा है, तो ये सी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक वैसे ही डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। लिमिट हो जाएगी ओमेगा नॉट से ओमेगा, इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी
0 से लेकर के t तक। समझ में आया? अब पहले अपन अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो पहले ओमेगा की जगह पर ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा ही मिलेगा, फिर ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट डालेंगे तो ओमेगा नॉट मिलेगा, बीच में लगा देंगे माइनस। ये हो गया LHS। अच्छा, इधर अल्फा इंटू, पहले टी की जगह पे टी डालेंगे, टी आएगा, फिर टी की जगह 0 डालेंगे, 0 आएगा। ये हो गया ओमेगा इंटू टी माइनस 0। अब इस ओमेगा नॉट का साइड चेंज करके उधर ले जाओ तो आपको ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी है? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी ऑनलाइन वालों? ऐसा ही लग रहा ना? अब अगर मुझे रेक्टिलिनियर मोशन में, मतलब वन डायमेंशनल मोशन में, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में, पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी कैलकुलस मेथड से प्रूव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा a इक्वल टू डीवी अपॉन dt। समझ में आया कैसे शुरू करूंगा? a इक्वल टू डीवी अपॉन dt। फिर क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी टी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पर, तो a को रखूंगा बाहर, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन dv इक्वल टू a इंटू डी टी। dt का करूंगा 0 से लेकर t तक, और dv का करूंगा इनिशियल वेलोसिटी u से इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी dv तक, v तक। तो u से v और 0 से t इंटीग्रेट बिल्कुल वैसे ही करूंगा, लिमिट्स डालूंगा यहाँ, v इक्वल टू a इंटू टी आएगा, साइड चेंज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा। आया समझ में? पक्की बात? ऑनलाइन ऑनलाइन वाला समझ में आया? ये क्लियर हुआ? पक्की बात? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो मैंने ना एक्चुअली वेक्टर नहीं लगाए, आप अगर चाहो तो यहां पर वेक्टर लगा सकते हो, और अगर चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। देखो यार, वेक्टर का एक्चुअली सही इस्तेमाल अल्फा के लिए होना चाहिए। अल्फा के लिए इसलिए क्योंकि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर एंगुलर रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है या अलोंग द नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रहा। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर मैं कोई यूनिट वेक्टर तो लगा नहीं रहा, तो वेक्टर साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपकी मर्जी है तो लगाओ, नहीं अगर आपकी मर्जी है तो मत लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? बस ये ध्यान रखना कि अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा पॉजिटिव लेना है, और अगर एंगुलर स्पीड घट रही है तो अल्फा नेगेटिव लेना। बस ये तो हम पहले से जानते हैं कि ए पॉजिटिव तब होता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, और ए नेगेटिव तब होता है जब वेलोसिटी घटती है। तो आप एक काम करो, इसे कॉपी कर लो, ऐसे कॉपी करोगे, हाँ, जल्दी से।
सर अल्फा की साइन क्वाड्रेंट से चेंज नहीं होती है, नो नो। यहाँ पर क्वाड्रेंट का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे ना कोई, अपन ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे, तो फिर इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ना फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में है कौन से में नहीं है। तुम बस ये मानो कि पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने की स्पीड अगर बढ़ रही है तो फिर उसका अल्फा पॉजिटिव होगा, और अगर घट रही है तो फिर नेगेटिव होगा सिंपली। अब देखिए, ये तो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे अपन बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन इज व्हेन द, अरे इधर ध्यान दे रहे, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अपन लिखते हैं डीवी बाई डी टी, लीनियर वर्ड इसलिए, देखो जैसे हमारी क्लास में एक ऋतिक बैठा हुआ है, ठीक है, बोलूंगा ऋतिक तो यही सुनेगा, लेकिन अगर मान लो एक और ऋतिक आ गया, एक आ गया मान लो रोशन, एक ऋतिक उरकड़े, अब अगर मैं बोलूं ऋतिक तो दोनों बोलेंगे हाँ। तो पहले अपने पास सिर्फ हमारे सिलेबस में या हमारे नॉलेज में एक ही एक्सेलरेशन होता था, ए, वे दो, ए एंड अल्फा, है ना। तो अब क्या है कि सरनेम से क्लासिफाई करना, मतलब एक प्री स्क्रिप्ट से क्लासिफाई करना। तो अब जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन है, इसलिए उसके आगे अब मैं लीनियर वर्ड लगाऊंगा हमेशा। और जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन है उसे मैं अब एंगुलर एक्सेलरेशन बोलूंगा। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? अब हमारे पास दो एक्सेलरेशंस हैं, एक जो लीनियर मोशन से रिलेटेड है उसे लीनियर एक्सेलरेशन ए बोलेंगे, और एक जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है उसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ ये जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको लिखा है डी ओमेगा बाई डी टी, इसका मतलब है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डी वाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। समझ में आया? तो ये तो पहले भी होता था, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, उसको लिखते थे अपन डीवी बाई डी टी। वैसे अपन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसे लिखेंगे हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी। समझ में आ गया? ओके। तो एक और फॉर्मूला है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके बताया, वो था ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। आप इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हो ना, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ऐसा बताया था ना मैंने आपको, ये भी लिख सकते हो। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में ए को अपन वी डी वी बाई डी एस भी लिख सकते थे, काइंड ऑफ दैट कंसेप्ट। ऐसे अरे समझ में आ रहा है रे ऑनलाइन वालों? देखो मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ इसलिए बार बार पूछता हूँ। ठीक, ठीक है, सही है।
देखो एक चीज बताऊं आपको, अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास या आपके क्लास में जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपके लिए फायदा है। नहीं समझे? समझ गए ना? फायदे में रहोगे। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, मतलब एक होता है ना कि मतलब या तो खुद हम स्ट्रांग हो जाएं या दूसरा वीक हो जाए, तो दोनों तरफ से अपना ही फायदा है। तो अल्फा इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, जैसे मैंने बताया था ए इक्वल टू होता है वी इंटू डी बी बाई डी एस। वी की जगह पे ओमेगा लेना है, इसकी जगह थीटा लेना है, ए की जगह पे अल्फा लेना है। और ये बताया था ये होता है ग्रेडियंट। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? आदित्य चिमनकर। तुम अंबाझरी में रहते हो ना? रेशन बाग रहते हो। तो ये जो डी ओमेगा बाई डी थीटा जो है, ये डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये दरअसल ग्रेडियंट है। जैसे अपन वो डी यू बाई डी आर करते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये है एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, बट यहाँ पर अपन वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये एक सिंगल क्वांटिटी बन गया है। ये रेशियो एक सिंगल क्वांटिटी बन गया। जैसे याद करो, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपको लग रहा है कि दो क्वांटिटीज है, सॉरी मैं गलत बोल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको लग रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम दो क्वांटिटीज है, न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो देयर आर टू क्वांटिटीज। दोनों वो एक ही है, वो स्पीड है, वो रेशियो स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको कितनी क्वांटिटीज का नाम लेके दिया मैंने? दो, लेकिन इनफैक्ट वो एक ही है, क्या है? स्पीड है। तो फिर वैसे ही क्या है कि डी ओमेगा अलग क्वांटिटी है, डी थीटा भी अलग क्वांटिटी है, बट इनका रेशियो सिंगल क्वांटिटी है। तो एक सिंगल क्वांटिटी पे एक ही वेक्टर साइन आएगा ना, लेकिन अगर मैं इसे अलग कर दूं ना, तो फिर दो वेक्टर साइन आ जाएंगे। समझ गए ना? अब देखो, इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, डी थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ अल्फा के साथ, तो मुझे मिलेगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू, अब ये डी थीटा अल्फा के पास जा रहा है, तो डी ओमेगा से तो फ्री हो गया ना। अब आपको इस पर एक नया वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया ये? एक नया वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने उसे डी ओमेगा बाई डी थीटा क्वांटिटी से, ग्रेडियंट से अलग कर दिया है, तो अब वो एक इंडिविजुअल वेक्टर क्वांटिटी बन गई, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ओमेगा बदलता जा रहा है, पहले ओमेगा नॉट था, फिर कुछ और हुआ होगा, फिर ओमेगा हो गया, तो ये क्वांटिटी तो चेंज हो रही है, इसको आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर नहीं ले सकते। ये इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। क्या ये? जो कि हर इंस्टेंट पर बदल रही होगी क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। ये इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी है जो कि हर इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यूज रखती होगी क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। लेकिन ये अल्फा है, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। समझ में आया? अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होगा। अरे x की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो n की जगह पे इंटीजर है 1, तो फिर 1 प्लस वन 2 अपॉन 1 प्लस वन 2 प्लस सी। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। सही है? यहाँ ओमेगा की कितनी पावर्स है? तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा ठीक वैसे ही बिहेव करेगा ना जैसे एक्स इंटू डी एक्स ने किया है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, वो जो डायग्राम तुमने बनाया उसको देखो, जब पार्टिकल ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया था तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे 0 होगा, और जब बी पे पहुंच गया तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। मतलब यहाँ पर डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के थीटा तक होगा। वेक्टर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है? और जब चलना शुरू किया था तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली ओमेगा नॉट थी, तब बी पर पहुंच गया तो ओमेगा हो गई। ये समझ में आया लिमिट्स? ओके।
तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक, और यहां पर अल्फा एज इट इज रहेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों थीटा हो जाएगा 0 से लेकर के थीटा तक। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो फिर एक काम करते हैं, लिमिट्स डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर मिलेगा ओमेगा की जगह पे पहले ओमेगा डालेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फिर ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट डालेंगे तो मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आया समझ में? फिर क्या करेंगे अपन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू थीटा इंटू अल्फा आ जाएगा, क्योंकि पहले थीटा की जगह पे थीटा डालेंगे तो फिर थीटा ही आएगा, फिर थीटा की जगह 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, इधर आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये समझ में आया? इस पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन, और जैसे ही ओमेगा नॉट स्क्वायर का साइड चेंज करूंगा आपको यहां पर मिल जाएगा जैसे ही साइड चेंज करूंगा इसका आपको मिल जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। देखो ये कुछ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जैसी इक्वेशन है। वहां पर v फाइनल या इंस्टैन्टेनियस लीनियर वेलोसिटी, यहां पर उसकी जगह ओमेगा आ रहा है, दैट इज द इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वहां u होता था इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर a होता था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां s होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पर v था वहां ओमेगा कर दें, जहां u था वहां ओमेगा नॉट कर दें, जहां s था वहां थीटा, जहां a था वहां अल्फा। तो कहानी समझ में आनी शुरू हो गई होगी। ठीक है, चलो कॉपी करो आप। हाँ करेक्ट। कल मैंने आपको एक वर्क पावर एनर्जी की डीबीपी दी है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो फटाफट। टेलीग्राम के जो आपका चैनल है उसमें आपको एक डीबीपी आई है, काफी सारे क्वेश्चन है उसमें। होने दो, कि तुम्हें तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने हैं, भूल गए क्या ये बात? कल ही तो समझा रहा था। वो 3 घंटे 15 सेकंड का काम है कि नहीं?
वो 3 घंटे 15 सेकंड का काम है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 3 घंटे 15 सेकंड। सर हम जेई वालों का क्या होगा, तुम चिंता मत करो। जिससे जिससे पूछ लो ना, वो जेई जेई सिलेक्टेड है। मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। क्या करना है तेरे को, तेरी कोई बड़ी बहन है क्या फिर। तो अब ये दो काम तो हो गए अपने। एक आ गया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और एक आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अभी वो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ बी स्क्वायर का जुड़वा भाई बाकी है ना। वो करते हैं अभी। इसको डिलीट कर दूं। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लो अभी भी। देखो बोर्ड वन नोट पे क्या होता है ना कि चीजें स्क्रॉल करके दिखाई जा सकती हैं। वहां पर बैक किया जा सकता है, अंडू रीडू किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार डिलीट हो गया है तो अंडू नहीं किया जा सकता इसको। कंट्रोल जेड का कंट्रोल यहाँ नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात। वहाँ वन नोट पे कुछ अपन ने अगर छूट गया तो अपन आप बोल सकते हो सर ऊपर नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कर दो, या थोड़ा सा स्क्रीन दिखा दो, पिछला वाला क्वेश्चन वापस से दिखा दो। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए एक बार कंफर्म कर लो, कोई अगर डाउट हो ऑनलाइन वाला आप तो स्पेशली कर लो, तो पूछ लो आप यहाँ पे। अब देखो क्या है इसके बाद। इसके बाद जो एक एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाली इक्वेशन है वो बचती है अपनी। उसको कैसे करेंगे अपन। जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है डी थीटा अपॉन डी टी। समझना मेरी बात। जैसे मान लो पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, जैसे मान लो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है यहाँ पॉइंट ए पर जब था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, और जब इसने यहाँ से चलना शुरू किया था तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 रेडियन था। डिग्रीज नहीं बोलना है, रेडियन बोलना है। अभी चलना शुरू किया ना इसने यहाँ पे 0 सेकंड पे, यहाँ पे टाइम क्या है 0 सेकंड है। और उसके बाद जो है ये पार्टिकल घूम करके यहाँ इस जगह यहाँ पहुंच गया। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी है ये आपकी ओमेगा हो गई है, और जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पर ये थीटा हो गया है, और इस पॉइंट पर घड़ी जो टाइम बता रही है ये t सेकंड्स बता रही है। ओके। दूसरी बात ये कि पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, ये भी हमको पता है। ऐसी बात है। तो क्या पार्टिकल रुक जाएगा। और इसके भी आगे जाएगा ना। ऐसा अगर है कि ये पार्टिकल यहाँ रुक गया तो मैं इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा क्यों लिखता, 0 लिखता ना। ये भी और आगे जाएगा। बट अपन तो अभी इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये ओमेगा जो, मैं इसे फाइनल वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूँ। क्यों। क्योंकि ये जो ओमेगा है ये इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अरे अभी तो निकाला इक्वेशन नंबर 1 में। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इट इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी टाइम ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, टी टाइम हो जाने के बाद, मोशन के टी टाइम हो जाने के बाद पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ रुक जाएगा। हो सकता है इसके आगे 2t टाइम तक जा रहा हो, 3t टाइम तक जा रहा हो, 5t टाइम तक जा रहा हो। तो जाने दो। मैंने अभी तक एक चीज नहीं प्रूव कि ये कितना एंगल स्वीप कर दे रहा है। टी टाइम में कितना एंगल स्वीप करा वो कैसे निकालेंगे बता रहा हूं। देखो जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर, जिसे हम लोग बोलेंगे ओमेगा, ये होता है डी थीटा। आप चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, यही होता है ना। इट इज द इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular displacement with respect to time।
बिल्कुल एनालॉगस है v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी के। वहां v होता था लीनियर वेलोसिटी, s होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर वेलोसिटी होता था डी एस अपॉन डी टी वॉज v। तो वैसा ही है ना ये। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ये ओमेगा तो बदल रहा है ना। अबे ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी है, टाइम बदल दो ओमेगा बदल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना दोस्त। ये टाइम बदलते रहो, ये ओमेगा बदलता रहेगा। तो ये ओमेगा कांस्टेंट है क्या? वैसा भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कहां से कांस्टेंट होगी? है ना, या तो लगातार बढ़ रही होगी या लगातार घट रही होगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बाहर तो कुछ लेना नहीं है हमें। ओमेगा की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये लिखने जा रहा हूं इंटू डी टी। टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 था, देखो। और टी इक्वल टू टी पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। तो इसका करूंगा 0 से लेकर थीटा, इसका करूंगा 0 से लेकर के टी तक। समझ में आ गया? पक्की बात। अब सुनो, ये कहानी टी टाइम बाद की है, मोशन स्टार्ट होने के टी टाइम बाद की है। आफ्टर द मोशन हैज बीन स्टार्टेड, उसके टी टाइम बाद की कहानी है। समझ में आया? अल्फा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। लेकिन एक बार पार्टिकल ने अगर चलना शुरू कर दिया तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्ट्री बन जाएगी और हिस्ट्री को बदल नहीं सकते। नहीं समझे आप? एक बार पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया तो जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। आप पीछे जाकर के पास्ट में उसको नहीं बदल सकते। ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? वंस द पार्टिकल हैज बीन स्टार्टेड its motion, its initial velocity during the start will become a constant value because it will be registered in the history। और जो चीज हिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो जाती है उसको वापस पीछे जाकर के कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बदल देता था। जाने दो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस ओमेगा नॉट को मैं कांस्टेंट बोलूंगा, ये dt को इसके साथ लूंगा, इसके इसे दो इंटीग्रेशंस में तोड़ूंगा। कैसे? 0 से लेकर ओमेगा इंटू डी टी प्लस अल्फा इंटू टी इंटू डी टी, 0 से लेकर के टी। अरे बच्चों ये समझ में आया? देखो मैं बिल्कुल डिटेल में करके दिखा रहा हूं आपको, कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं। वेक्टर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। ये ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये ओमेगा नॉट कांस्टेंट क्यों है फिर से बता रहा हूं, एक बार पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो अब हिस्ट्री बन गया है। ठीक है, चलो। तो ये ओमेगा नॉट जो है ये बाहर आ जाएगा और ये अल्फा बाहर आ जाएगा, तो अपने को क्या मिलता है देखो, इधर डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, 0 से लेकर के थीटा। ओमेगा नॉट बाहर आ चुका था, बचेगा dt, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से लेकर के t प्लस अल्फा कांस्टेंट था बाहर आ गया, t इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। टी स्क्वायर अपॉन 2 कैसे? जैसे यहां पर मैंने x इंटू डी का बताया था, यहां पर ने थोड़ी देर पहले ओमेगा इंटू डी ओमेगा का किया था। यहां पर t की पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 करना है ना। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये अल्फा बाहर आ गया, तो ये मिलेगा अपने को। अब इसमें लिमिट्स डाल दो, तो लोअर लिमिट डालने तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो हो जाएंगे वो। देखो थीटा माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। एक बार जरा इसे थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपको थीटा इक्वल टू मिलेगा ओमेगा नॉट इंटू टी
प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये कुछ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एनालॉगस है। आया समझ में? क्लियर है? इसे कॉपी करो। पहले आप ये पार्ट करना, फिर आप ये पार्ट नीचे डाउन तक कॉपी करना, फिर लास्ट में ये करना। क्या बोल रहे हैं? हाँ डन, अच्छी बात है। इसके बाद तुम्हारा कोई क्लास होता है क्या? अच्छा आज नहीं है। तो देखिए मेरी बात को अच्छे से समझिए।
ये तो बात तब हुई जब आपके पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तब आप ये डायरेक्ट इक्वेशंस लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ या फिर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फिर आपको ये इक्वेशन नहीं लगानी है, तब आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगानी है, तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस लगानी होती है। वो कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि इस तरीके से आप जो रेक्टिलिनियर मोशन की काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उनको इजीली डिराइव कर सकते हो। इसके लिए आपको कहां से शुरू करना होता, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से। जैसे यहाँ पे अपन ने शुरू किया था ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी से ना, तो अपन कैसे शुरू करते हैं, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से, फिर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ds का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से s तक, और वो जो v है उसकी जगह पे लिख देते हैं u प्लस ए टी। समझ गए ना। तो वो काम आपको घर पे खुद से करके ना, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना आप लोगों का, फाइनल एग्जाम जो होता है 11th क्लास का आपके स्कूल्स में, उसमें वो डेरिवेशन आ जाता है कई बार। वैसा तो 5 मिनट का काम है वो बताने को, अभी बता सकता हूँ, बट आप खुद भी तो करो एक बार ट्राई। तो मैं आपको यहाँ पर ना एक कंपैरिजन बता देता हूँ। कंपैरिजन क्या है, इधर तो मैं लिख रहा हूँ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, ऐसा है कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है, इसकी इक्वेशंस को बहुत इजीली आप सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको एक एनालॉजी याद रखनी है कि जहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता था, वहां पर आपको अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेना है। जहां पर आप इनिशियल वेलोसिटी को यू लेते थे, वहां पर आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लेना है। सिमिलरली जहां पर आप लेते थे फाइनल या इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, वहां पर आपको लेना है इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जहां पर आप ए लेते थे लीनियर एक्सेलरेशन, वहां पर आपको अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लेना है। तो सारे के सारे जो इक्वेशंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो कंडीशंस लेता हूँ कि अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो फिर आप कौन सी इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल करते थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इधर एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए माइनस 1। ये असल में nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता था उसकी इक्वेशन है। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट याद है, n सेकंड्स में टोटल जितना डिस्प्लेस किया होगा उसमें से n-1 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करके हम लोग nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट किया करते थे। कि टोटल n सेकंड्स में पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेसमेंट में से हम लोग क्या करते थे कि जो n-1 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट है उसको डिडक्ट करके फिर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करते थे। तो अब ठीक वैसे ही यहाँ पर मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो आप जो इक्वेशन है वो यूज कर पाओगे। कौन कौन सी, ये चार इक्वेशन है, बिल्कुल एनालॉगस है। एक तो हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये हो जाएगी। सिमिलरली अगली जो हो जाएगी ये हो जाएगी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ऐसे जो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हो जाएगी ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टू थीटा। और ये जो nth सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे थीटा एन इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ। समझ गए, बिल्कुल एनालॉगस है। मतलब आपको
जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल जैसे ऊपर समझाया वैसे करना है। जो एक थीम है वो सेम ही रहेगी, बस पार्टिकल का पाथ जो है वो बदल जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन से वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इस पर अपन ने क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है, पता है क्या आपको? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर मैंने आपको क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाए काइनेमेटिक्स में। उसका भी कारण है, वो कारण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, देख रहे हो आप। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से वाकिफ कराना शुरू कर दिया है। मुझे पता था कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, उस वक्त आप उतने स्ट्रॉन्ग एपेटाइट के नहीं थे। तो ए जो है ये आपका अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में करना, देखिए कुछ ज्यादा भारी काम कुछ नहीं है। आपको ये दो इक्वेशंस का यूज करना है। एक तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एक आपकी मदद ये करेगी, और एक a इक्वल टू dv अपॉन dt, या आप कह सकते हो v dv बाई ds। मतलब इन्हें बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इन्हें? तब आपको क्वेश्चन इन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है, समझे? यहां पर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है ये? आप मेरी बात सुनो गौर से। मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता कि सर ये जो इक्वेशन आपने ऊपर अभी चार डराइव करके दी है, या तीन की है, चौथी तो हो ही जाएगी। चौथी कैसे डराइव करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में एक बार टी को एन डाल देना, तो टोटल एन सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर इसमें टी को एन माइनस वन डाल देना, तो टोटल एन माइनस वन सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दोनों को घटा देना तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये काम अपन ने पहले किया हुआ है इधर, सही है, वो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर तीन इक्वेशंस हैं, इनको अभी हम लोगों ने डिराइव किया, कैलकुलस मेथड से किया, और आप ध्यान से सुनो, इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके किया है। नहीं समझे आप? ये जो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इन्हीं को यूज करके मैंने ये जो ऊपर की तीन इक्वेशंस हैं इनको प्रूव किया है। बट यहाँ कंडीशन क्या लगाई है कि अल्फा अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये यूज करना है, जबकि हमने इन तीन का डेरिवेशन ये यूज करके अल्फा कांस्टेंट मानते हुए ही किया है। इसका क्या मतलब है कि इससे कुछ भी हो सकता है, चाहे अल्फा कांस्टेंट हो या नहीं हो। ये जो दो इक्वेशंस है ये आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब है। ऐसा ही ये जो दो इक्वेशंस है ये आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब है, मतलब ए कांस्टेंट हो या नहीं हो, इनसे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं, तो वो मैं करवाऊंगा, फिलहाल इसे कॉपी कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या नहीं हो, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देती है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़ेगा? तब अपन क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन से क्वेश्चन को कर डालेंगे।
तुम्हारा क्या नाम है? नंदिनी। और नंदिनी के पीछे विभूति। तुम्हारा क्या नाम है? अवकाश। तुम आज पहली बार आए हो क्या? लोकल आईटी हो नागपुर के? नागपुर के ही हो या बाहर के हो? वर्धा से हो? अच्छा, तभी टाइम लगा तुम्हें थोड़ा। रूम लिया है यहाँ पे? रूम लिया है या पीजी में रह रहे हो? तो कितने लोग हैं जो हॉस्टल हो गए अब? हॉस्टल में कितने लोग रह रहे हैं? मतलब जो पीजी हॉस्टल करके रह रहे हैं ऐसे, मतलब जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। अच्छा, तुम सारे गर्ल्स एक ही हॉस्टल में रह रहे हो क्या? तुम लोग अलग रहते हो? कहाँ पे? अच्छा, बाजू में ही है, ओके। और तुम दोनों अलग रहते हो? इधर सामने? ठीक है। और तुम लोग वो अनूप के सामने रहते हो क्या? ओके। वहाँ सीनियर्स में एक लड़का है संदेश नहाटे, जानते हो? अच्छा अच्छा लड़का। उस वो हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करना उसे, उसका 12th है। लेकिन कोई डाउट वगैरह हो तो उससे पूछोगे, वो बता देगा, अच्छा स्टूडेंट है वो। आदित्य भोगे भी अच्छा लड़का है। वो नीट का है और नहाटे जेई का है। संदेश नहाटे जेई का है। और आदित्य भोगे जो है वो नीट का है, दोनों ही पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है ना, कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो आदित्य काम तेरे। आदित्य भोगे बोल करके एक लड़का है। तू भी अनूप के सामने रह रहा ना? वो सामने ही है। ठीक है। सामने वाला गेट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे ही मान लो। तो वहाँ आदित्य भोगे बोल के एक लड़का है, 12th क्लास का। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। कोई डाउट वगैरह हो छोटा मोटा तो उसे पूछ सकते हो, या उसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है। बहुत मेहनती स्टूडेंट है वो। और एक का बच्चा है संदेश नहाटे, उसका रूममेट है शायद वो, है ना? तो बात कर सकते हो भैया, जैसे जब वो लोग रिलैक्स होते हैं तब। ऐसे नहीं कि कभी भी रूम में चले गए उनके तो मार के भगा देंगे वो। ठीक है। मतलब कभी मान लो खाना वाना खा रहे हैं बैठ करके, तो अपना चले गए साथ में। भैया कौन से चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, या किसको कितना टाइम देना चाहिए। तो उन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया ना, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि इस चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, या यहाँ पर वेटेज कम है। क्योंकि टीचर आपको कभी नहीं बोलता कि उस चैप्टर का वेटेज कम है, वो बच्चे को खुद को पता चलता है कि कहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आता है ना? और मैकेनिक्स में तो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। ये पूरे फिजिक्स का बेस होता है। अगर ये किसी का स्ट्रांग हो गया तो बाकी फिर उसे इतनी डिफिकल्ट नहीं जाती है फिजिक्स। और यही अगर गड़बड़ हो गई तो फिर तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा वेटेज इसी का है, मैकेनिक्स का ही है। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा होते हैं। और एक चैप्टर में से कम दो न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं, नीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस का वेटेज होता है मैकेनिक्स का, इसलिए आप इसे हल्के में तो ले नहीं सकते। चलो। तो ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन को बिल्कुल काइनेमेटिक्स के साथ, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के साथ एनालॉगस करके बता दिया। अब ना मैं तुम्हें एक बात और समझाने जा रहा हूँ। इस पर तो हम ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी कुछ करेंगे नहीं, जरूरत नहीं है। कहीं बीच में आएगा तो अपन कर लेंगे, बट ये एक समझ लो फॉर्मल चीज थी जिसे बताना जरूरी था। अब अगली बात क्या है, एक्चुअल सर्कुलर मोशन हमें कहाँ सीखना है? देखो, किसी भी एनालिसिस को करने के दो तरीके होते हैं। किसी चीज को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, का मतलब है बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर। ठीक है। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, छोटे पैमाने पर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जो दो वेरिएंट चल रहे हैं कोविड के, एक चल रहा है डेल्टा और एक चलता है ओमिक्रॉन। ठीक है।
इन दोनों वेरिएंट्स में अगर देखा जाए तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी डेल्टा की है ना। नंबर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके, नंबर ऑफ फैटेलिटीज बहुत ज़्यादा है उससे, या फिर जो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बन रही है, सारी वैक्सीन वो डेल्टा वेरिएंट अगेंस्ट बन रही है, क्योंकि उसका जो है असर बहुत ज़्यादा पे हुआ, हर तरीके से हुआ। वैसे ही दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन भी है, उसकी वैक्सीन नहीं है, सही बताऊं उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न करने का मतलब है उसको लेकर के चिंता बहुत ज्यादा है, तो इस उसको पर हो रही है। नहीं समझ में आई बात? जो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या जो वायरलॉजिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो भी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, वो बैठ करके इस पर कुछ ना कुछ कर ही रहा हो। मतलब जो वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, वैक्सीन कैसे बनती है, क्या है वायरस, और कैसे उसको हमें जो है न्यूट्रलाइज करना है, और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो ज्यादा मेहनत से ज्यादा नॉलेज गेन करके ओमिक्रॉन के लिए लग चुके होंगे, है कि नहीं? तो किसकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही है? ओमिक्रॉन की हो रही है ऑब्वियसली। डेल्टा वेरिएंट से तो निपट लिया, उसको ऊपर ऊपर से देखा जा रहा है, अच्छा उसे कोविड है, उसे इंजेक्शन देखो लगाए कि नहीं लगाए, बूस्टर डोज लगाए कि नहीं लगाए, ये सब देख रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन को भी आप ऐसे समझो, एक तो है मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी। मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी में आपको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा दिखेगा, पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है वो पाथ आपको प्योरली एक सर्कुलर आर्क दिखेगा। क्या दिखेगा? सर्कुलर आर्क दिखेगा, प्योर सर्कुलर आर्क दिखेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, है ना। लेकिन आपको मैंने जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सिखाया था तो एक बात बोली थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा हुआ तो वो वेक्टर भी होता है। चलो ठीक है, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, बहुत बारीकी से सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पाथ की स्टडी करते हैं। तो उस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा जो सामने आर्क का लेंथ था वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन थी, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन थी, वहां पर कोई आपको आर्क शेप नहीं दिखाई दिया। मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, पहले मैं आपको थीम बता दूं पूरी क्या है। तो आपको क्या है कि वहां पर एक सर्कुलर आर्क ना देख करके एक स्ट्रेट लाइन मिला, और अगर स्ट्रेट लाइन मिला तो क्यों ना उस पार्टिकल को हम रेक्टिलिनियर मोशन के नजरिए से देखें। देखो ये क्या है? आर्क है, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में इसे डिवाइड किया जा सकता है। यह है माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी। सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल बड़े पैमाने पे देखो तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसके पाथ के छोटे छोटे पीसेस करोगे तो आपको सारे के सारे पीसेस जो मिलेंगे वो स्ट्रेट मिलेंगे। समझ में आया? तो अगर हम किसी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की मोशन की स्टडी को रेक्टिलिनियर वे में करें तो फिर कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अराइज होती है, जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। भाई छोटा सा उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, उसमें जो सामने आर्क बन रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन रहा था। तो वो जो मैंने दो पॉइंट लिए थे ए और बी, यहाँ लिए थे ब्लू कलर के दो पॉइंट्स बनाए थे कल, बी से ए की तरफ जा रहा है पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट डीएस होगा। अच्छा वो जो डीएस डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने कल किया था छोटा सा, उसको करने में क्या उसे हुआ? बहुत कम टाइम लगा होगा, डीटी टाइम लगा होगा। तो वो जो डीएस डिस्प्लेसमेंट था और वो जो डीटी टाइम था, अगर उनको डिवाइड कर दे तो डीएस अपॉन डीटी क्या बन जाएगा? लीनियर वेलोसिटी वी बन जाएगा ना। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन करते हुए किसी पार्टिकल के पाथ के किसी भी पॉइंट पर उसके मोशन की डायरेक्शन में अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट तो समझते हो ना, जो लाइन टच करके निकलती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो उस डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज अलोंग द। अगर मान लीजिए वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदलने लगे तो फिर एक लीनियर हो जाएगा। भाई अगर v बदल रहा हो तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? ए। तो आप देखो
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पाथ की स्टडी करो, छोटे छोटे पीसेस में बांट के, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ फील हो रहा है। और बड़े पैमाने पर देख रहे हो तो पार्टिकल प्योरली एक सर्कुलर आर्क पर चल रहा है। तो एक है सर्कुलर आर्क वाली स्टडी, उसमें क्वांटिटीज क्या है, थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है। और एक है वो छोटे छोटे पीसेस वाली स्टडी, जिसमें पार्टिकल ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। उसमें क्या है, डीएस है, वी है, ए है। पार्टिकल एक ही है, मोशन एक ही हो रहा है, बट उसे देखने का नजरिया अलग अलग है। एक है लार्ज स्केल पर, वहां पर आप एंगुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। तो जो क्वांटिटीज आप यूज करोगे टर्मिनोलॉजी में या फिर स्टडी में, वो आपके एंगुलर मोशन से एसोसिएटेड होनी चाहिए, जैसे थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है। और अगर आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके करोगे ना, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके करोगे, तो फिर आपको वहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ महसूस होगा। और उस केस में आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वी, डी एस, ए, यहाँ पर ओमेगा अल्फा थीटा नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा डी एस, वी, ए, ये सब चलेगा। तो अब हमें सर्कुलर मोशन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है अगली क्लास से। कुछ कुछ घुसा दिमाग में, नहीं समझ में आया? जैसे एक बनाना ले लीजिए, कभी स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है? लेकिन जब उसके आप छोटे छोटे पीसेस करोगे ना, चाकू से ऐसे गोल गोल पीसेस करोगे डिस्क की फॉर्म में, तो आपको लगेगा कि आपने कोई स्ट्रेट चीज काट ली है। आप समझ गए? क्योंकि वो जो पतले पतले स्लाइसेस निकलेंगे ना, उन पतले स्लाइसेस को देख के ये पता नहीं चलेगा कि आपने इसे किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से काटा है या किसी कर्व्ड ऑब्जेक्ट से काटा है। समझ गए ना? तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हुए स्टडी करेंगे तो हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बड़ा नहीं मान सकते, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर तुमने बड़ा मान लिया तो फिर ये आर्क हो जाएगा। यहां पर इसका डिस्टेंस ये होगा, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ये ए से बी तक आर्क की लेंथ और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? लेकिन आप अगर इस पर कोई दो ऐसे पॉइंट्स ले लो जो बिल्कुल आजू बाजू हैं, ये देखो, ये पॉइंट ले लिया सी, ये ले लिया डी। सी से डी तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं डीएस बोल सकता हूं, और सी से लेकर के डी तक के डिस्टेंस को भी मैं डीएस बोल सकता हूं। समझ में आया? यहां पर ये जो डीएस सेक्शन है, इसे काट के अगर अलग कर दूं ये सेक्शन, आप मुझे बताओ कहां से लग रहा है कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है? तो कहीं पे थीटा का कंसेप्ट आ रहा है, कहीं पे ओमेगा का कैसे आएगा, अल्फा का कैसे आएगा? तब इस केस में मैं सी से लेकर डी तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसे डीएस लिखूंगा, सी से लेकर के डी तक जाने में जो टाइम लगा है उसे dt लिखूंगा। तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहां पर पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी होगी जिससे मैं बोलूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। आया समझ में? क्या बोलूंगा मैं? और अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदलने लगे, dv अपॉन dt, तो फिर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आया समझ में? तो बस इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तब तक आपके पास बहुत सारा होमवर्क है। आपके पास एक डीपीपी है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? हाँ,